हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पिछली कहानी बेसहारा को आगे बढ़ाएंगे। यह इस कहानी का आखिरी भाग है। पिछले वीडियो के तीसरे भाग में हमने देखा कि करुणा को हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं आगे क्या होता है। करुणा हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वह पहले से ही जानती थी। सुबोध ने पूरे स्टाफ से करुणा को मिलवा दिया। करुणा के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिससे उसे आत्मविश्वास मिला। लेकिन दूसरी ओर जब शोभा को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह बेहोश हो गई। उसे होश में लाने में बहुत मुश्किल हुई। होश में आने के बाद वह चीत्कार करते हुए रोने लगी। शोभा ने नर्स से पूछा, जरा करुणा को भेज देना, वह दिखाई नहीं दी। नर्स ने जवाब दिया, जी वो तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। ये सुनकर शोभा के दिल में चिंता और असहायता की लहर दौड़ गई। इतनी बड़ी बात हो गई और करुणा का कुछ अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वह कहाँ जा सकती है? उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रही थी कि क्या करुणा सच में उसकी मदद करने के लिए आ पाएगी या उसे इस दुख में अकेले ही सामना करना होगा। शोभा ने तुरंत करण को फोन किया, करण, करुणा कहाँ है? शोभा की बात सुनकर करण घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, शोभा, करुणा घर पर होगी। तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूँ। करण ने शोभा को किसी तरह टाल दिया और फिलहाल चैन की सांस ली। लेकिन शोभा अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। करण उसके पास बैठा था और शोभा करण से लिपट कर रो रही थी, बार बार करुणा के बारे में पूछ रही थी। लेकिन करण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी और शोभा को पता था कि करुणा उसके लिए खाना बना कर लाएगी। हर दिन वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात तक इंतजार करने के बाद भी जब करुणा नहीं आई तो शोभा के मन में शक की लहर उठने लगी। शोभा ने वार्ड बॉय को घर भेजा करुणा को बुलाने के लिए। लेकिन जब उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है, तो शोभा के दिल में एक अजीब सी घबराहट समा गई। शोभा ने उसी वार्ड बॉय से करण को बुलाने के लिए कहा। करण के आने पर शोभा ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था कि करुणा घर पर है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ है। करण ने सफाई देते हुए कहा, हाँ शोभा, मैं दोपहर को घर गया था करुणा को देखने, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने बताया कि करुणा कहीं चली गई है और चाबी उसे दे गई है। करण ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। करण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ कि वो कहाँ गई। शोभा बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। रात भर उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचती रही। सुबह वह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह सीधे करुणा के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसके मतलब था कि करुणा घर छोड़कर चली गई। शोभा के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे उसके भीतर का एक हिस्सा टूट गया हो। वो करण से पूछने लगी, करण, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? ये सुनकर करण सकपका गया, लेकिन उसने झूठ बोला, शोभा, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। शोभा सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। उसके मन में उलझन थी, न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बता कर तो जाती। उसके दिल में करुणा के प्रति तरस भी था और गुस्सा भी। उसके लिए ये सब सहना मुश्किल हो रहा था और वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। इधर जब करुणा शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। शोभा के घर में वह इतना काम करती रहती थी, फिर भी कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था।
वो बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई, जैसे अपनी भावनाओं से दूर भागने की कोशिश कर रही हो। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, शोभा के घर में रहना और आज यहाँ अकेले रहना, ये सब उसके दिल को भारी कर रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा, सुबोध का फोन था। उसने फोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। ये सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ करना, मैं बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। सुबोध अंदर आते हुए बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? करुणा ने एक हल्का सा मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ ना कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है, मैं भी अकेले रहता हूँ तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूँ। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध की बातें सुनकर करुणा के दिल में एक राहत का एहसास हुआ। वह महसूस कर रही थी कि किसी ने उसकी चिंता की है और यह छोटी छोटी बातें उसकी उदासी को थोड़ा कम कर रही थीं। सुबोध ने खाना टेबल पर रखा। करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी जरूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक हल्की खुशी और चिंता का मिश्रण था। कुछ देर बातें करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा को एहसास हुआ कि सुबोध कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। उस पल उसने सोचा कि शायद जिंदगी में कुछ लोग सच में मददगार होते हैं, लेकिन फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसे हर आदमी में एक जानवर नजर आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहता था। करुणा भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। वह सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। लेकिन धीरे धीरे करुणा ये भी भूल गई थी कि शोभा भी इसी शहर में रह रही है। उसकी जिंदगी अब हॉस्पिटल और घर के बीच ही घूम रही थी। करुणा को काम करते करते काफी समय हो गया था। वो बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी। एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरा, वह ये सोचती थी कि कहीं उसका सामना शोभा से न हो जाए। शोभा के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था वह था, जब वह शोभा से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। अगर उसने करण की सच्चाई शोभा को बताई तो शोभा की गृहस्थी खराब हो जाएगी। यह विचार ही उसे घुटन महसूस कराने लगा। वह ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। इसी कारण उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन वह जानती थी कि शोभा भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। ये सुनकर सुबोध बोला, करुणा, वैसे तो मुझे हक नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम शोभा का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। करुणा जिस सवाल से बचना चाह रही थी, वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। करुणा ने कहा, सुबोध, वैसे तो मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छिपा नहीं सकती, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में किसी पर भी जाहिर नहीं करोगे।
सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, ये राज मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा। करुणा ने अपनी ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वह सर झुकाकर बता रही थी। उसके शब्दों में छिपा दर्द जैसे उसे और भी कमजोर कर रहा था। बताते बाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थीं, जैसे उसकी पीड़ा ने उसे भी छू लिया हो। सुबोध बोला, करुणा, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। उसकी आवाज में एक गहरा अफसोस था जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा था। करुणा ने सुबोध से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे शोभा कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सुबोध ने दृढ़ता से कहा, करुणा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वह शोभा से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है। मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये तो सच ही कहा तुमने। वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। तुमने मुझे बचा लिया। सुबोध बोला, करुणा, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिनमें से कहीं न कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहोगी? ये सुनकर करुणा कुछ देर चुप बैठी रही। फिर बोली, सुबोध, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। वहाँ भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। ये सुनकर सुबोध हंसने लगा। फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुबोध चुप रह गया। उसके मन में करुणा के प्रति गहरी भावनाएं उमड़ने लगी, लेकिन वह अपनी बात कह नहीं पा रहा था। अब जब करुणा नए शहर में जा रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है। मैंने बात कर ली है, बस तुम मिल आओ। नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुणा बहुत खुश होती है। सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए। तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। ये सुनकर सुबोध ने कहा, ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था। मैं भी साथ चलूंगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। ये सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। क्या बात है सुबोध, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? सुबोध ने कहा, करुणा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। करुणा ने पूछा, क्या बात है? सुबोध, बोलो, हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो। सुबोध ने डरते डरते कहा, करुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनकर करुणा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे उसके दिल पर किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो। वह अवाक होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसकी आंखें नम हो गई थी और एक अजीब सी चुप्पी ने उनके बीच का माहौल घेर लिया। करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया थी,
जैसे उसकी आत्मा किसी जंग में लड़ रही हो। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई, आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, बस मुझे एक बार माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है, बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, जैसे उसने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछकर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, चलो अब मैं चलता हूँ, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में उसकी चिंता झलक रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई, तो सुबोध वहाँ से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसकी चाय के हर घूंट के साथ उसकी चिंता बढ़ती गई और वह सोचने लगा कि क्या वह कभी भी करुणा के दिल में एक खास जगह बना पाएगा। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहाँ नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। जैसे ही वह गेट पर गई, वहाँ सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम, आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। ये सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए, जैसे उसके दिल की धड़कन एकदम रुक गई हो। वह सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया। वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आंखों में चिंता और पछतावे के आंसू थे। करुणा वहीं पास ही में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे उसकी सारी खुशियां उससे दूर जा चुकी हों। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी और दिल के किसी कोने में एक गहरी खामी महसूस हो रही थी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। अब वो एक सच्चे दोस्त को भी खोने का एहसास कर रही थी। वह सिर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुबोध उसके सामने आया। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? उसकी आवाज में एक आशा थी। करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसका दिल किसी गहरी भावनाओं से भरा हो। वो उठकर सुबोध के गले लग गई और कहा, कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया, जैसे वह उसे खोने का डर अपने अंदर समेट रही हो। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों उन्हें देख रहे थे और वह पल कुछ खास बन गया था। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि लोग उन्हें देख रहे हैं, तो वह सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। मुझे माफ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। सुबोध ये सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी में एक गहरी मित्रता थी। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? करुणा ने आंसू पोंछते हुए कहा,
नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था, नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। सुबोध ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुबोध का चेहरा खुशी से खिल उठा, मानो एक नई उम्मीद की किरण उसे मिल गई हो। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया, फिर खुशी के एहसास में डूबे बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो अब जिंदा नहीं हैं। जब वे थे, मैं गांव में एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा की आंखों में एक नर्म सी चमक आई। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। जब करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया तो वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था और उसके मन में एक हलचल थी। काश आज शोभा उसके साथ होती, उसे सहारा देती। लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। शायद यही सब किस्मत में लिखा था। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई, उसे पता भी नहीं लगा। अगले दिन जब करुणा हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुबोध का फोन आया। जैसे ही उसने बालकनी से नीचे देखा, सुबोध उसे अपने इंतजार में खड़ा पाया। उसके दिल में एक हलचल सी हुई और वह जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हॉस्पिटल में जाकर वे अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? सुबोध ने कहा, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर करुणा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सच? मैं तो यही सोचकर परेशान थी कि मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी। सुबोध ने कहा, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है और इन 2 दिनों में करुणा के लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह सोचती थी कि उसने जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन अब वह सुबोध के साथ जीने की ख्वाहिश महसूस कर रही थी। 2 दिन बाद सुबोध वापस आ जाता है। हॉस्पिटल में मिलने पर सुबोध ने कहा, करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि इसी सप्ताह हम यही शादी कर लें, उसके बाद हम दोनों वहाँ जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह। करुणा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सुबोध, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ समय लेना चाहिए।
उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे किसी नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने से पहले उसे एक बार और सोचने की जरूरत हो। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक हल्का सा नमी था और वह सोचने लगी कि क्या वह सच में इस नए सफर के लिए तैयार है। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठी। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को यह उम्मीद नहीं थी। उसने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में खुशी और थोड़ी शर्मिंदगी की झलक थी। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी और उसकी खुशी का एहसास उसकी मुस्कान में साफ झलक रहा था। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का निर्णय लिया गया। शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। करुणा ने दृढ़ता से कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने और बुकिंग करने में व्यस्त रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुँचे। वहाँ सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। उधर अस्पताल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने उसे सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों ने शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहाँ उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था, जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी, एक प्यारा सा पति, एक नया घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज के दिन को अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी और खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी, लेकिन उनके प्रति एक अजीब सा दर्द अब भी उसके दिल में दबी हुई थी, जो उसकी खुशी में एक हल्का सा साया डाल रहा था। वह चाहती थी कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत हो, जहां वह अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो सके। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए जवाब दिया, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। उसकी खुशी में करुणा की मुस्कान और बढ़ गई। उसने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं नई जगह पर फ्लैट देखने। 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वो उन्हें कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। उनके पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। हर चीज एक नई शुरुआत का एहसास करा रही थी। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहां नहीं था।
वह सुबोध का इंतजार करने लगी। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। सुबोध को फोन किया तो उसने कहा कि कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई? सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था। ये देखो। ये कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने जैसे ही पैकेट खोला, उसके अंदर एक ज्वेलरी सेट था। जब उसने देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो एक बेहद सुंदर सेट था जिसकी चमक ने उसकी आत्मा को छू लिया। करुणा ने कहा, सुबोध, इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहन कर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध के सामने आती है। सुबोध उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों में एडमिरेशन और खुशी की चमक थी। करुणा ज्वेलरी उतारकर बोलती है, सुबोध, मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई। इसे घर पर रखना ठीक नहीं है, हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी यही संभाल कर रख लो। ये सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायतें थीं, वह अब दूर हो चुकी थीं। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन जब करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो? ये सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी करनी पड़ेगी। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता सताने लगी थी। एक दिन शाम के समय वह सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि वह आज सुबोध के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करेगी, शायद उनकी खुशियों को फिर से जीवित कर सके। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया, लेकिन उसकी उम्मीदों को धक्का लगा जब पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। उसने फिर पूछा, मैडम, आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है। मेरे पति, मतलब सुबोध जी, बहुत देर से घर आते हैं। ये सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स हैं। हमारे पास शिफ्ट में काम होता है, ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। ये सुनकर करुणा का दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मुझसे झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इस सोच ने उसके मन में खौफ और शंका भर दी। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंच जाती है। उसके दिल में घबराहट थी। कुछ देर बाद सुबोध घर आता है। करुणा उससे पूछती है तो वो वही हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उसकी आंखों में झलकती असमंजस को देखते हुए कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहाँ तो कोई ओवरटाइम नहीं होता, फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? सुबोध ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर असमंजस और घबराहट थी। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। उसकी आवाज में एक झूठ की छाया थी जिसे करुणा पहचानने लगी थी। किसी तरह सुबोध ने करुणा को समझाकर शांत किया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जागकर यही सब सोचती रहती थी। उसके दिल में बेचैनी थी। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगे थे। अब न सुबोध उससे ज्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार क्यों बदल गया है। एक दिन जब सुबोध हॉस्पिटल चला गया, करुणा का मन वहां जाने का नहीं था। वह घर पर ही रही। उसके मन में उदासी का गहरा साया था। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई।
लेकिन उसकी मनस्थिति डिस्टर्ब्ड थी। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसके मन में शंका हुई, सुबोध को कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह चिट्ठी पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सकते में आ गई थी। ये चिट्ठी किसी कोमल की थी। सुबोध की पत्नी कोमल ने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। इस सोच ने उसके दिल को छलनी कर दिया। वो यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिएगी। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी उसे समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसाया। अब जब उससे मन भर गया तो वह किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। यह विचार उसके दिल में जहर की तरह उतर रहा था और उसकी आत्मा को गहराई से आहत कर रहा था। करुणा बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने घर छोड़ने का फैसला किया और जब वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है, न ही सुबोध ने जो दी थी। उसका दिल एक ठानी सी आवाज में धड़क उठा। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था और शादी की तैयारियों के समय जो बचा हुआ पैसा था वह भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी और पैसे को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जहां उसके बारे में कभी पता नहीं लग पाएगा। इस विचार ने उसके मन में एक गहरी निराशा भर दी। आज अगर यह चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो वह कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगाती। उसने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी, जैसे कि वह अपनी टूटी हुई उम्मीदों को भी वहीं छोड़ रही हो। सब कुछ छोड़कर वह घर से चल दी। उसके दिल में एक अनकही उदासी और आत्मसम्मान की लहर थी। इस बीच शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली और ये शहर छोड़ दिया। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। उसकी सोच में एक आशा थी, वह जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक चिंता भी थी कि क्या करुणा की यह नई जिंदगी सच में खुशियों से भरी होगी। शोभा सुबह अखबार पढ़ रही थी। उसके मन में एक सामान्य दिन की उम्मीद थी। तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा का दिल धक से रह गया। ये करुणा की फोटो थी। उसने नदी में कूदकर जान दे दी थी। ये फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी, लेकिन यह उसके जीवन की दुखद अंत की पुष्टि कर रही थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसके मन में एक अनकही आशंका थी। उसने करुणा के बारे में पता किया। हर पल उसकी धड़कन तेज हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। जब शोभा वहां पहुंची और लाश को देखा तो उसके दिल में एक भयानक खालीपन महसूस हुआ। वो करुणा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द और खोने का गहरा आंसू था। पुलिस ने बताया कि करुणा के हाथ में पॉलीथिन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। जब शोभा ने खत खोला तो पढ़ते पढ़ते उसके दिल में एक गहरी मायूसी भर गई। उसने लिखा था, शोभा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था, उसके संघर्षों, उसकी निराशाओं और अंततः उसके आत्मसमर्पण के बारे में। खत की आखिरी लाइन में करुणा ने लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। इस वाक्य ने शोभा के दिल में जैसे एक गहरा खंजर घोंप दिया। वो समझ गई थी कि करुणा की जिंदगी में अकेलापन और दर्द का क्या आलम था। अब उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके दिल की आवाज थे, जिसमें सिर्फ करुणा की याद और उसकी अनकही कहानी रह गई थी। समाप्त।